प्रिय छात्रों, मैं GR बारोलिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका यूनिट फर्स्ट का ये 11वां लेक्चर है। इसमें इससे पहले 10 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। सिलेबस के हिसाब से 1.8.3 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन में विकृति। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं आयतन में विकृति। इसका फॉर्मूला हम देखें। देखिए, आयतन में विकृति ये होता है आयतन में परिवर्तन बटेवा प्रारंभिक आयतन, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसको आयतन में विकृति को अगर हम डेल्टा वी से दर्शावें तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ईवी से दर्शावें तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी बराबर हो जाता है डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि ईवी बराबर डेल्टा वी अपॉन वी। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। आयतन में परिवर्तन बटेवा प्रारंभिक आयतन। ये इसमें देखिए, इसको आयतन में परिवर्तन को इसको समझने के लिए हम एक घनाकार वस्तु लेते हैं, उस पे तीनों दिशाओं में ये इसको अपन फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि चित्र संख्या 1.21 में आप देख रहे हैं। इसमें एक घनाकार वस्तु हमने ली है, बॉडी जो है हमने घनाकार। ये सिंपली प्रॉब्लम को सिंपली तरीके से समझने के लिए, सरल तरीके से समझने के लिए हमने घनाकार ली है। बाकी आयतन में परिवर्तन का जब हम स्टडी करते हैं तो किसी भी तरह की आकार की बॉडी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्मूला निकालने के लिए और इसको समझने के लिए हम एक सरल विधि से समझने के लिए घनाकार आकृति लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं तीनों डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन, मतलब तीनों डायरेक्शन इसमें उपलब्ध है। तीनों डायरेक्शन में पी स्ट्रेस लग रहा है, फोर्स लग रहा होगा। फोर्स की वजह से इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। वो स्ट्रेस जो उत्पन्न हो रहा है टेंसाइल स्ट्रेस पी, ये पी एक्स डायरेक्शन, ये पी वाई डायरेक्शन में। ये देखिए, ये ऊपर और ये नीचे, इक्वल एंड अपोजिट। एक स्ट्रेस हुआ, एक स्ट्रेस ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और तीसरा जेड डायरेक्शन में ये पी एंड ये बैक साइड में पी, इक्वल एंड अपोजिट। ये तीनों स्ट्रेस, तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो बराबर है, इक्वल है। इस वस्तु पर तीनों दिशाओं में एक्स वाई जेड में बल लगने से बराबर प्रतिबल स्ट्रेस लग रहे हैं। इस प्रतिबल का मान P है जो चित्र में दिखाया गया है। चित्र संख्या इतने पे ये 1.21 में दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रतिबल P लगने से, देखिए इसके अंदर P प्रतिबल लग रहा है तीनों दिशाओं में बराबर। जब तीनों दिशाओं में बराबर प्रतिबल लग रहा है तो इसके आयतन में जो परिवर्तन आ रहा है, यहाँ पे आयतन में वृद्धि होगी, क्योंकि ये टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहे हैं तीनों दिशाओं में, तो वृद्धि होगी। अगर ये कॉम्प्रेसिव हो जाए तो आयतन में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी आयतन में वृद्धि जो हो रही उसको हमने ले लिया डेल्टा वी, और इसका प्रारंभिक आयतन, इस बॉडी का प्रारंभिक आयतन V है, तो इसके अनुपात को, यानी कि डेल्टा V अपॉन V, इसको आयतन में विकृति बोलते हैं। जैसा विकृति अपन ने पहले पढ़ा था, लीनियर स्ट्रेन, रेखीय विकृति, वैसा का वैसा आयतन में विकृति का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन, रेखीय विकृति में आएगा लंबाई में वृद्धि या लंबाई में परिवर्तन बटेवा प्रारंभिक लंबाई। तो फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, खाली फर्क वो लंबाई है तो उसमें लंबाई का उपयोग किया जाता है, इसमें आयतन है तो आयतन का उपयोग कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया आयतन में विकृति का फॉर्मूला, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपके सिलेबस के हिसाब से आ रहा है 1.8.4।
इसमें है बल्क मॉडुलस, यानी हिंदी में विस्तार मापांक। इसको के से दर्शाया जाता है। जो नोटेशन है इसका संकेत वो के लिया जाता है। अधिकांश किताबों में के ही लेते हैं और कुछ दूसरा भी लिया जा सकता है, लेकिन अधिकतर के का उपयोग किया जाता है इसके लिए। जब किसी वस्तु पर तीनों दिशाओं में, यानी तीनों दिशाओं से मतलब जहाँ तीनों दिशाओं की बात करें वहाँ एक्स दिशा, वाई दिशा और जेड दिशा, ये तीनों ही कोऑर्डिनेट है। 3 डायमेंशन, त्रिविमीय के अंदर तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स, वाई, जेड। तो तीनों दिशाओं का मतलब एक्स, वाई और जेड में बराबर प्रतिबल लग रहा हो, जिसका मान P है। जैसा कि अपन ने पिछले वहाँ पे देखा था फिगर में कि तीनों दिशाओं में, ये देखिए ये फिगर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के लिए भी इसी फिगर का उपयोग करेंगे हम बल्क मॉडुलस निकालने, क्योंकि तीनों दिशा में ये P बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है P प्रतिबल और उसमें आयतन विकृति डेल्टा V/V होती है, आयतन में विकृति इतनी होती है, तो इन दोनों का अनुपात देखिए, यहाँ पर प्रतिबल P एवं आयतन में विकृति डेल्टा V/V के अनुपात को विस्तार मापांक कहा जाता है। ये है इसकी परिभाषा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या सिंपली इसको बल्क मॉडुलस ही बोल दिया जाता है। तो ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी हमारे एक कांस्टेंट हो गया, इलास्टिक कांस्टेंट है। ये भी किसी पर्टिकुलर मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। तो ये इलास्टिक कांस्टेंट है, आयतन के हिसाब से है ये। एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, वो लीनियर, एक ही फोर्स लग रहा है, एक ही दिशा में अगर बल लग रहा हो उसके लिए, ये 3 दिशाओं में लग रहा हो, आयतन में परिवर्तन हो रहा हो उसके लिए। अतः इसका फॉर्मूला आपके हो जाएगा P ये स्ट्रेस जो ये लग रहा है, ये वाला स्ट्रेस जो तीनों दिशाओं में लग रहा है, बराबर वाला स्ट्रेस, तो P अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये आयतन विकृति यानी डेल्टा V/V। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, ये याद रखने वाला फॉर्मूला आ गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए। यहाँ पर P प्रतिबल है जो तीनों दिशाओं में बराबर है, एक्स, वाई, जेड तीनों दिशाओं में बराबर लग रहा है, ये पुनः लिखे हुए हैं। डेल्टा V/V आयतन में विकृति है, इसको EV से भी दर्शाया जा सकता है, आप EV भी लिख सकते हैं इसके लिए, यानी EV बराबर ये होता है डेल्टा V/V। देन के विस्तार मापांक है, तो ये फॉर्मूला आ गया विस्तार मापांक का। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए, आगे इनका बहुत ही उपयोग होगा इन कॉन्स्टेंट्स का, और जब ये फॉर्मूले अपन को याद होंगे तभी हम इसको आगे अच्छी तरह से अगले आर्टिकल को समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसी के कंटिन्यूशन में आयतन में विकृति की गणना किस तरह से की जाती है। उसके लिए देखिए, आयतन में विकृति की गणना करने के लिए, गणना को समझने के लिए एक घनाकार या घनाभ के आकार की वस्तु लेते हैं। घनाकार भी ले सकते हैं, घनाभ के आकार भी ले सकते हैं, पर लेते इसी आकार की। उससे क्या होता है कि थोड़ा फॉर्मूले निकालने में, समझने में आसानी रहती है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आते हैं, उनको हम किसी भी अन्य आकृति के लिए फिर उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों दिशाओं में एक्स, वाई, जेड, ये तीनों दिशाओं में क्रमशः Px, Py और Pz प्रतिबल यानी स्ट्रेस लग रहे हैं। यह तीनों प्रतिबल तनाव प्रतिबल हैं। देखिए, उसमें जब हमने मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस की परिभाषा की थी, उस समय जो आयतन में विकृति थी उसमें एक कंडीशन होती है बल्क मॉडुलस में कि तीनों दिशाओं में स्ट्रेस जो है बराबर होना चाहिए, P होना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि सब जगह P बराबर ही लगे तीनों दिशाओं में। प्रैक्टिकली X दिशा में Px स्ट्रेस लगता है, और Y दिशा में Py स्ट्रेस लग रहा हो, और Z दिशा में Pz प्रतिबल यानी स्ट्रेस लग रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आयतन में विकृति की गणना कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आयतन में, ये जनरल कंडीशन हो गई, बिल्कुल विस्तृत कंडीशन है। इन तीनों प्रतिबल या और इन तीनों को हम तनाव प्रतिबल मान के चल रहे हैं। ये कंप्रेसिव भी हो सकते हैं, लेकिन हम तनाव इसलिए मान रहे हैं
कि तनाव प्रतिबल को धनात्मक लिया जाता है, और जो फॉर्मूला हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालते हैं वो धनात्मक प्रतिबल के लिए निकाल लेते हैं, और फिर यदि उस फॉर्मूले को कंप्रेसिव के लिए लगाना है तो उसमें माइनस साइन के साथ में उस स्ट्रेस को रख देते हैं। तो इससे आपके जो ये फॉर्मूला अपन निकाल रहे हैं ये आयतन में विकृति की घटना के लिए, तो इसमें तीनों को हम यहाँ पे टेंसाइल ले रहे हैं, यानी कि ये तीनों प्रतिबल जो है तनन प्रतिबल, तनाव प्रतिबल ले रहे हैं जो धनात्मक होते हैं। अब देखिए हुक के नियमानुसार तीनों दिशाओं में उत्पन्न होने वाली अनुदैर्ध्य विकृति को निम्नानुसार लिखा जा सकता है। अब देखिए हम अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्व विकृति पढ़ चुके हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है। अनुदैर्ध्य विकृति मैं पुनः बता रहा हूँ, वो होती है जिस दिशा में स्ट्रेस लग रहा है उस दिशा में जो विकृति होती है वो अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है, और उसके 90 डिग्री पे 2 डायरेक्शन होती है तो वो पार्श्व विकृति कहलाती है। तो इसमें यहाँ पे हम अनुदैर्ध्य विकृति निकाल रहे हैं कि देखिए माना कि EX, EY एंड EZ क्रमशः X, Y और Z दिशाओं में अनुदैर्ध्य विकृति, ये हमने मान लिया कि EX, ये EX, ये क्या है X दिशा में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है या अनुदैर्ध्य विकृति है। EY, ये EY आपका Y दिशा में अनुदैर्ध्य विकृति है, और EZ, Z दिशा में अनुदैर्ध्य विकृति है। तो अनुदैर्ध्य विकृति हम निकालते हैं कि उस पर्टिकुलर दिशा में लंबाई में परिवर्तन से जो स्ट्रेन उत्पन्न हो रहे हैं, अनुदैर्ध्य विकृति मतलब वो स्ट्रेन, जो स्ट्रेन उत्पन्न हो रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो कितने हैं, उसके लिए ये फॉर्मूले, ये हमने हुक्स के नियम से ये फॉर्मूले हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉइजन्स रेशो का उपयोग किया हुआ है। देखिए EX बराबर PX/E, ये अगर एक दिशा में ही अगर स्ट्रेस लग रहा हो तो ये हुक्स का नियम ऐसा होता है, लेकिन तीनों दिशाओं में लगता है तो ये जनरलाइज्ड हो जाता है हुक्स का नियम कि EX दिशा में PX/E माइनस 1/m, ये पॉइजन्स रेशो से इसको मल्टीप्लाई किया। ये देखिए ये विकृति है, ये पार्श्व विकृति है, उसको अनुदैर्ध्य में बदलने के लिए हमने 1/m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अनुदैर्ध्य विकृति में बदल गई, उस विकृति इस दिशा में प्रभाव आ गया। PZ/E, ये विकृति है Z डायरेक्शन में, लेकिन इसका प्रभाव को हमें Z डायरेक्शन में जो विकृति है इसको हम इस डायरेक्शन में लाने के लिए 1/m में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसका क्या प्रभाव होगा 1/m में m से मल्टीप्लाई कर दिया। ये PZ की वजह से विकृति है किस डायरेक्शन में, EX डायरेक्शन में। ये PY की वजह से विकृति है किसमें, X डायरेक्शन में। और PX की वजह से विकृति है X डायरेक्शन। देखिए ये X डायरेक्शन में है और विकृति भी X डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो इसको 1/m से मल्टीप्लाई नहीं किया, पॉइजन्स रेशो से इसको गुणा नहीं किया। इसको गुणा करना इसलिए जरूरी था कि PY का प्रभाव X डायरेक्शन में कितना होगा, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया। PZ का प्रभाव यानी लंबाई को कितना वो घटाएगा या बढ़ाएगा किस डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में, तो अपॉन यहाँ भी अगेन इसको 1/m से मल्टीप्लाई कर दिया। और माइनस साइन इसलिए आया कि ये पार्श्व विकृति है और इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन अपन को लगाना पड़ेगा, ये माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट ये हो गया EX बराबर, ये एक फॉर्मूला हो गया अपने पास में 1.25 इसको दे दिया, ये हो गया EX डायरेक्शन में विकृति। इसी तरह से EY डायरेक्शन में विकृति क्या होगी, इन तीनों की वजह से PY का प्रभाव, तो PY से जो विकृति आएगी डायरेक्शन एक ही होने से इसको 1/m से मल्टीप्लाई नहीं किया, PY/Z E हो गया। और Z दिशा में होने से इसका प्रभाव पार्श्व दिशा, ये पार्श्व दिशा हो गई इसके लिए, इसलिए 1/m से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये इस दिशा में विकृति को मतलब घटाएगा, ऋणात्मक आएगा, मतलब लंबाई को कम करेगा, ये जो है इस दिशा में लंबाई को कम करेगा, इसलिए माइनस चिन्ह आ गया। इसी तरह से PX भी Y दिशा में लंबाई को घटाने का प्रयास करेगा,
तो कितना घटाएगा, वो पार्ट्स, ये पार्ट्स दिशा में होने से इसको 1/m से तो मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया, क्योंकि ये जो है इस दिशा में लंबाई को घटाएगा। इसी प्रकार जेड को भी हम लिख सकते हैं, यहाँ जेड आ गया, जेड अपॉन ई, ये इससे 1/m से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये जेड दिशा में विकृति है, जेड दिशा में विकृति पी जेड से इतनी हो जाएगी और पी एक्स से इतनी विकृति होगी इस दिशा में, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये विकृति जो है ये लंबाई को बढ़ने से रोकेगा, इसलिए माइनस साइन आ गया, कम करेगा। ये भी लंबाई को कम करेगा, जेड दिशा में कम करेगा, इसलिए माइनस साइन आ गया और 90 डिग्री पे होने से 1/m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार से ई एक्स, ई वाई और ई जेड ये हम तीनों दिशाओं में विकृति निकाल सकते हैं। कब? जब तीनों दिशाओं में पी एक्स दिशा में एक्स दिशा में पी एक्स, वाई दिशा में पी वाई और जेड दिशा में पी जेड स्ट्रेसेस लग रहे हों और टेंसाइल हो, उसके लिए ये फॉर्मूले हो गए हमारे पास, 3 फॉर्मूले। इन तीनों फॉर्मूले से ई एक्स, ई वाई, ई जेड हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको कैलकुलेट करने के बाद इसको अगर ई एक्स, ई वाई और ई जेड इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगी ई वी, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। ये तो लीनियर स्ट्रेन है एक्स दिशा में, ये लीनियर स्ट्रेन वाई दिशा में, ये लीनियर स्ट्रेन जेड दिशा में, और इनको तीनों को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो ई वी बराबर जो है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास ई आ गया। एक बिल्कुल जनरल केस जिसके अंदर P1, Px, Py, Pz स्ट्रेसेस लग रहे हैं तीनों दिशाओं में और टेंसाइल हैं वो, तो Ex, Ey, Ez हम इससे कैलकुलेट करेंगे। और Ev के लिए देखिए आगे फॉर्मूला निकाला हुआ है। Ev के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Ev बराबर, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, Ex प्लस Ey प्लस Ez, इसको dV अपॉन Vb लिखते हैं, तो ऐसे लिख के ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। तो ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आया जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस आर्टिकल में हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक जनरल मेथड हमने स्टडी कर लिया है। अब यदि प्रश्न उठता है कि Px, Py और Pz ये तीनों ही नहीं लग रहे हों, 2 ही लग रहे हों, एक नहीं है, जैसे Px नहीं लग रहा है और Py और Pz लग रहा है, तो हम Px को या इन सारी इक्वेशन में Px को हम 0 रख देंगे। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0, ये एक एक टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये इक्वेशंस, तीनों इक्वेशन जो है 2 टर्म वाली रह जाएगी। मान लिया एक ही स्ट्रेस लग रहा है, 2 नहीं लग रहे हैं, Px लग रहा है, y और z नहीं लग रहे हैं, तो Py और Pz को इसमें 0 रख देंगे। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा, ये 0, यानी x वाली टर्म रह जाएगी। इसका मान इसके बराबर हो जाएगा, इसका मान इसके बराबर हो जाएगा और इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। तो ये, और इसके अलावा अगर तीनों में से कोई कॉम्प्रेसिव हो, कोई एक, जैसे Py कॉम्प्रेसिव है तो यहाँ एक माइनस चिन्ह और रखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस करके ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस, ये कॉम्प्रेसिव है तो यहाँ पे माइनस रख लेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अगर कोई भी स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव हो तो उसको माइनस साइन के साथ में रखना है, माइनस चिन्ह के साथ में रखना है। अगर किसी की वैल्यू नहीं है, कोई स्ट्रेस किसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर x, y या z किसी डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है, तो उनको इन इक्वेशंस के अंदर 0 रख देना है, तो वो इक्वेशन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हो जाती है। और Ex, Ey और Ez निकालेंगे उस हिसाब से और फिर इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास इस तरह से ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना है इसमें, और ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है इसकी परिभाषा हमने इसमें पढ़ी है। थैंक यू।